फार्मूला क्या हो जाएगा कि मैं करंट फ्लो, ध्यान दीजिएगा होगा बेटा, वो क्या रिलेट कर से एक लीटर की जगह पे हम क्या वी था, अभी हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स के लिए क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड जो है वो हमारे सामने है। आज हम लोग फिजिक्स पूरी बुक एक साथ रिवीजन कैसे करेंगे और उसमें से कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, हमें उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई में जो हमारे पास फिजिक्स है, अगर हम सीबीएसई की फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारे पास कुछ ही चैप्टर हैं, वही हमारे पास क्या है यूपी बोर्ड में भी है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा आ जाता है लाइट, दूसरा हमारा आ जाता है ह्यूमन आई, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ चैप्टर आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हमें इनको पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर देखे जाएं तो लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास न्यूमेरिकल सीबीएसई में नहीं है, आईएससी में न्यूमेरिकल भी है, सारी चीजें हैं और बहुत अच्छा कंटेंट है। तो हम लोग आईएससी, सीबीएसई और यूपी सभी को कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल इन 4 चैप्टर्स की, जो कि हमारे पास सीबीएसई और यूपी दोनों में और आईएससी में भी ये 4 मिलेंगे। आईसीएसई में क्या है, कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं, तो अभी हम लोग उन एक्स्ट्रा चैप्टरों को भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं केवल और केवल यूपी और सीबीएसई की। तो ये 4 चैप्टर हैं और चारों का एक साथ रिवीजन करते हैं। एक ऐसी क्लास लेते हैं, छोटी सी क्लास होगी, लेकिन छोटी सी क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसी हमें मिलेंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी और बोर्ड एग्जाम में 110% है कि आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, और डेफिनेशंस के बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, कि न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे गए हैं और कितने बेटर और हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें इस लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो सबसे पहले लाइट को और इलेक्ट्रिसिटी को हम साइड कर, लाइट और ह्यूमन आई को साइड कर देते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिसिटी है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो पहले हम रिवीजन करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद रिवीजन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और फिर हम लोग लाइट और ह्यूमन आई पढ़ लेंगे, जिसके द्वारा हमारी पूरी फिजिक्स सीबीएसई और यूपी की कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आईसीएसई के लिए कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग केवल इतने टॉपिक को लेकर चलते हैं। इन टॉपिक में मैंने पहले चैप्टर की बात की इलेक्ट्रिसिटी, किसकी बात की, इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो पहली डेफिनेशन बेटा आती है वो आती है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी आ जाती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन होगी, तो हम कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, मैंने कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें बात करते हैं फार्मूले की, तो फार्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फार्मूला क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो हमारे पास I है वो इलेक्ट्रिक करंट है, और इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बहुत बार केवल और केवल एक एमसीक्यू बना है कि इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, बहुत सिंपल है, एम्पियर इसकी यूनिट है। क्या यूनिट होती है, एम्पियर। ठीक है, फिर हमने देखा ये जो Q दिख रहा था ये चार्ज है, ये हमारे पास क्या है बेटा, चार्ज, और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। क्या यूनिट हो जाती है, कूलाम। T जो हमारे पास दिख रहा था वो टाइम है, और इस टाइम की यूनिट बेटा सेकंड होती है। ठीक है, अगर हम करंट की डेफिनेशन की बात करें एक बार दोबारा देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूले की अगर बात करें, फार्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और I जो है वो हमारे पास एम्पियर, उसकी यूनिट होती है। Q जो है चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, T जो है वो टाइम है, उसकी यूनिट सेकंड होती है। एक क्वेश्चन यहीं से और बनकर तैयार होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट किससे होता है, वो भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट अमीटर से होता है। किससे होता है बेटा, अमीटर से। अब आप कभी भी अगर फिजिक्स लैब में जाएंगे तो आपको अमीटर होता क्या है, कैसे क्या दिखेगा, तो उसके लिए जब कभी भी आप अपनी फिजिक्स लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे एक वॉच की तरह रखा हुआ होगा जिस पर ए बना होगा। क्या बना होगा, ए, वो आपका क्या कहलाता है, अमीटर।
अगर कहीं V बना हुआ है तो वो होगा वोल्ट मीटर, और कहीं अगर G बना हुआ है तो वो होगा गैल्वेनोमीटर। अभी हम गैल्वेनो और वोल्ट की बात करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने बात की किसकी, अमीटर की। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अमीटर का। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक और चीज पढ़ी, क्या पढ़ी बेटा, चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो अगर हम यहीं पर कहें कि चार्ज क्या है, तो चार्ज में हम केवल और केवल इतना पढ़ेंगे, चार्ज हमारे पास जो होते हैं वो बेटा टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब चार्ज को हमने अभी अभी बताया क्यू से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको कैपिटल क्यू भी कह दिया गया, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्यू मतलब। और Q इज इक्वल टू फार्मूला एक हमारे पास आया है Ne। अब ये N क्या है और E क्या है। फिलहाल हमने बात की चार्ज की, तो चार्ज हमने कहा टू टाइप होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास निगेटिव चार्ज है। और Q इज इक्वल टू Ne की अगर बात करें तो Q तो हम बात कर ही चुके थे कि ये जो हमारे पास होता है वो चार्ज होता है, और चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। फिर हम बात करते हैं N की, तो जो N होता है वो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर प्रोटॉन। यहीं पे अगर बात करें E की, तो E क्या है, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। ये जरूर याद रखेंगे कि E क्या है, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इसकी यूनिट कूलाम। यूनिट क्या होगी, कूलाम। नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती है। अब ये E, तो एक और चीज इसमें खासकर याद रखेंगे कि E हमारे पास क्या था, तो E की जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम दिखाई देती है, तो ये नेगेटिव साइन आपको बताएगा कि यहाँ पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स पर है। और अगर यही E की वैल्यू पॉजिटिव दिखाई देती है तो हमें ये दर्शाएगा कि ये जो चार्ज है वो किसके ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। तो हम ये छोटा सा टॉपिक है, याद रखेंगे कि चार्ज क्या है। तो चार्ज हमारे दो टाइप से डिवाइड किए गए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। और चार्ज का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Ne। Q क्या है, तो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हो सकते हैं। E क्या है, तो E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज हमारे पास नेगेटिव होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अगर हमारे पास यही चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम कह पाएंगे कि हमारे पास चार्ज कैसा है बेटा, प्रोटॉन पर चार्ज होगा। तो वही हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर एमसीक्यू बनता है तो हमारे कंडक्टर से बन जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर का आप एग्जांपल याद रखेंगे, एक हम लोग कह देंगे आर्सेनिक और एक हम लोग बोल देंगे एंटीमनी। कि हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, आर्सेनिक हो जाएगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि भाई कंडक्टर्स क्या हैं, तो हमने कहा जिनमें करंट फ्लो हो जाए, या हम ये भी कह सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। सबसे अच्छा कंडक्टर जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कंडक्टर। बैड कंडक्टर या इंसुलेटर क्या कहलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं करंट फ्लो नहीं होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कह सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इस तरह से एग्जांपल। तो ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। फिलहाल हम लोगों से अगर डेफिनेशन की बात करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारे पास, चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद एक और डेफिनेशन आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पे हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और सेम इसी टाइप की आप देखते हैं कि बुक में एक और डेफिनेशन मिलती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। किस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा इसमें क्या करेंगे, तो हमारे पास एक डेफिनेशन है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक डेफिनेशन है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। होता क्या है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें,
तो हमारे पास होगा क्या, अलग दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इसमें एक फिगर से हम थोड़ा सा जान लें तो ज्यादा बेटर है। कैसे जान लें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा एक फिगर ऐसे हमने बना दिया, हमने कहा ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। एक फिगर हमने इसमें भी इसी टाइप से बनाया, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये हमारा बी है। हमने कहा अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो खास कोई डिफरेंस हमारे पास दिखा नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि करेंगे क्या। तो इसमें छोटा सा बस इतना अंतर है दोनों में कि एक में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। आप यहां पर एक पॉइंट दे दीजिए क्या, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पॉइंट देने से क्या बेनिफिट हुआ, तो यहां पर भी एक आप पॉजिटिव चार्ज क्यू लिख दीजिए, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, और यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लीजिए। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। जब हम क्या करते हैं, किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज को, जब हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं, जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं, लेकर आने में जितना भी हमारा वर्क होगा वो सब क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो हमने कहा जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफिनिटी टू अनदर पॉइंट, हम क्या करते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिटी से उठाएं और एक पॉइंट तक ले जाएं, और ले जाने में जितना भी हमारा वर्क होगा वो सब हमारा क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। कोई डाउट इतने में? अब ध्यान दीजिएगा, फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला बेसिकली हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या लिख देते हैं, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, b से a की तरफ भाग रहे हैं, तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ b माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ a या vb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WAB और अपॉन में Q। वो भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसको हटा दीजिए। केवल आप इतना याद रखिए जितना क्लास 10th स्टैंडर्ड में है। क्या है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन अगर याद रखनी है तो सिंपल सा है, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप क्या कर रहे हैं, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, और जितना भी आपके पास वर्क हो रहा है वो सब क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो उसमें भी हमने बात की कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा एक पॉइंट तक लेकर जाएं, इन्फिनिटी से उठाकर किसी भी पॉइंट तक लेकर आने में जितना भी हमारे पास वर्क होगा वो सब क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और जो फार्मूला हो जाएगा वो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत है तो उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V जो है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वोल्ट। W जो है वर्क है, एनर्जी है, तो यूनिट हमारे पास जो हो जाएगी वो जूल हो जाएगी। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसकी यूनिट को हमने वोल्ट लिखा, इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो याद रखिएगा कि इसका जो मेजरमेंट होगा वो वोल्ट मीटर से होगा। किससे होगा बेटा, वोल्ट मीटर से। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या डेफिनेशन आ जाती है, अब रेजिस्टेंस की बात करें और यहीं बगल में एक आ जाता है ओम्स लॉ। अब हम पहले किसको पढ़े भाई, अगर इसको पढ़ेंगे तो यहां रिलेट करेगा, इसको पढ़ेंगे तो ये रिलेट करेगा, तो हम दोनों को चीजों को समझते तब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बेटा रेजिस्टेंस को हिंदी में आप प्रतिरोध कह सकते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब पूरे में केवल इसी की हिंदी क्यों बता रहा हूं, उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है, तो हम कहेंगे ये जो प्रतिरोध है, प्रति का मतलब होता है दूसरा, रोध का मतलब बाधा उत्पन्न करना, जो दूसरे के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब ये दूसरे किसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, तो आप याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो होने से क्या कर देता है, रोक देता है। वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, रेजिस्टेंस कहलाता है। अब ये रोकेगा कैसे, कभी आप एक काम करिएगा, अपने घर का चार्जर वगैरह तोड़कर देखिएगा तो उसके अंदर जो प्लेट निकलेगी उस प्लेट में आप देखेंगे कि कुछ रेजिस्टेंस इस तरह से लगे होंगे जो कि कलर्ड होंगे। इसमें बीच में कलर टाइप में लगा होगा, आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा।
तो जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका वर्क क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, चार्जर है, चार्जर में क्या है, हम अपने स्विच बोर्ड में लगाते हैं, उस चार्जर की दो पिनों को इसमें लगाया, लगाने के बाद हम क्या करते हैं, चार्जर में से एक इस तरह से यूएसबी पोर्ट से एक लीड निकली रहती है, वो आप अपने फोन के जैक में लगा देते हैं, आपका फोन जो होता है वो चार्ज होने लगता है। लेकिन अगर इसी जगह पर हम क्या करें, इस फोन में न लगाकर अगर इसको टच भी करते हैं तो हमें कोई फील होता है, कुछ नहीं होता। आपके चार्जर पे भी लिखा रहता है कि ये कितने वॉट का है, कितनी उसकी पावर है, कितने वोल्ट का है, कितने एम्पियर करंट उसमें फ्लो होगा, सारी चीजें। अब इसका नाम रखा गया बेटा एडॉप्टर। एडॉप्टर का मतलब होता है एडॉप्ट करने वाला, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है अपने पास। क्यों एडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पास क्या रहते हैं, रेजिस्टेंस, जो करंट को फ्लो नहीं होने देते। अब होगा क्या, इसी एडॉप्टर की जगह पे हम क्या करते, दो वायर बढ़िया लगा देते, किसमें, प्लग में, और उन वायर का प्लग ऑन करने के बाद उनको टच करते तो क्या होता, करंट लगता। लेकिन जब हमने देखा कि एक एडॉप्टर लगा हुआ है और उससे कोई केबल निकली हुई है, उस केबल को अगर हम टच करते हैं तो हमें करंट फील नहीं होता। क्यों नहीं फील होता, क्योंकि इसमें क्या वर्क करता है बेटा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली फ्लो नहीं होने देता। तो जब वो पूरी तरह से फ्लो ही नहीं होगी, करंट उतना ही मिलेगा जितना हमारे सेल फोन को जरूरत है, तो हमें जाहिर सी बात है कि उतने करंट से कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एडॉप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला याद रखेंगे, क्या होता है बेटा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन आई। और एक और चीज याद रखेंगे, जो R है, R की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और ओम का सिंबल आप ऐसे भी बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला जो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और जो R है उसकी यूनिट जो होगी वो ओम हो जाएगी। और ये जो V था अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, क्या था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसकी यूनिट हमारे पास वोल्ट है। और ये जो I है ये भी पढ़कर आ रहे हैं, ये हमारे पास करंट है, और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। यूनिट जरूर याद रखनी है। न्यूमेरिकल में हम यही गलती करते हैं कि न्यूमेरिकल को पूरा हमने सॉल्व किया, लेकिन करने के बाद प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि जब हम आंसर भी निकाल लेते हैं साथ में उसकी यूनिट नहीं लिखते हैं। तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, वरना आप अपने मार्क्स गवा बैठेंगे। तो यूनिट जरूर लिखें। अब क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा भाई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हमने कहा कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई फार्मूला होता है। अगर इसको बेसिकली रेशियो में डिवाइड कर दें, क्योंकि अपॉन का मतलब ही होता है रेशियो, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है वो करंट है। तो अगर जर्नली डेफिनेशन बना लें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, द रेशियो ऑफ potential difference and electric current is called resistance and its unit is ohm। और ओम की जो सिंबल है वो इस तरह से बनता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं भाई किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो ओम्स लॉ पे खासकर ध्यान दें। ओम्स लॉ होता क्या है, तो हम कहेंगे ओम्स लॉ डिपेंड ऑन वन रूल, केवल एक रूल पर डिपेंड करता है ओम्स लॉ। किस पर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको रिवर्सिबल भी लिख दें तो क्या होगा बेटा, तो हमारे पास हो जाएगा V प्रोपोर्शनल I। अब क्या हुआ, आपको ये पता है कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे फिलहाल कांस्टेंट R है, यहाँ पे आप R रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, R क्या है, कांस्टेंट है। जब आप कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको करंट की वैल्यू और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, जब आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे और आप R की वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो आप देखेंगे आपके कांस्टेंट आने चाहिए। यही प्रूविंग होती है किसकी, ओम्स लॉ की। तो मैंने कहा ओम्स लॉ डिपेंड ऑन वन रूल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको रिवर्सिबल लिखा तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम यहां से क्या करते हैं बेटा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगा के एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और साथ में क्या हो जाएगा, आई। अब हम छोटा सा काम करें, आर को यहीं रखें, आई को नीचे भेज दें, तो V अपॉन आई और इज इक्वल टू आर। फिलहाल अगर हम इस आर की बात करें, यहाँ पर ये आर क्या होगा, तो याद रहे ये ओम्स कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ओम्स कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा एक बार फिर देख लेते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था करंट के बारे में।
ठीक है, थोड़ा सा ये है। तो अगर हम करंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट की पहली डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास फार्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q हमारे पास चार्ज था, T हमारे पास टाइम था और इसकी यूनिट जो थी वो एम्पियर थी। एम्पियर होने के बाद फिर मैंने कहा इसका मेजरमेंट अमीटर से करते हैं। यहाँ से दो डेफिनेशन निकली, एक चार्ज और एक कंडक्टर। कंडक्टर वगैरह के आप एग्जांपल याद रखिएगा। और चार्ज की कोई बेसिकली डेफिनेशन नहीं है, आप केवल उसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज जो होते हैं वो हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर हमने कहा भाई चार्ज ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू N, इसका फार्मूला होता है। Q क्या है, चार्ज, जिसकी यूनिट क्या है, कूलम। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। और ये इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम में भी। फिलहाल नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हमने बहुत सिंपल सी बात की कि जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं और ले जाने में जितना भी वर्क होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो जब हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर जाते हैं और उसमें जितना भी वर्क होगा वो सब क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या था बेटा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मैंने कहा कि रेजिस्टेंस होता ही प्रतिरोध है जो दूसरे के मार्ग में क्या कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे। तो सेम वही है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट जो होगी वो ओम होगी। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या था, बहुत सिंपल सा था कि डिपेंड ऑन वन रूल, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज, इसको रिवर्सल किया तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। फिर मैंने बताया कि इस प्रोपोर्शनल को हम हटा सकते हैं, तो हटाने के बाद क्या करते हैं, इक्वल का एक साइन आता है, एक साथ में क्या आ जाता है, कांस्टेंट। आई को उधर ट्रांसफर करें तो जो R आया है, इस R को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो 110% है, आती ही आती है। और ये चैप्टर एक ऐसा है, इससे डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल आपका एक रेजिस्टेंस का ही आएगा, सर्किट वाला, ये 100% है। एक क्वेश्चन आपका सर्किट का जरूर रहता है, तो सर्किट वाले सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखिएगा। फिलहाल तो हम लोग बात करेंगे केवल डेफिनेशंस की, फिर एक वीडियो आपके पास मिलेगा जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, वो भी सर्किट वाले न्यूमेरिकल। खासकर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक एक न्यूमेरिकल आपकी, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आपकी कोई रेफरेंस बुक हो, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि आप कर ना पाए। करने का तरीका मैं बताऊंगा, किस तरह से उनको सॉल्व करना है और किस तरह से कैलकुलेट करना है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे पावर वगैरह की, कि पावर कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस में ही अगर हम सीरीज लगाते हैं या पैरेलल, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिएगा।